आज हम बात करने वाले हैं कोरोना की। यह संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। संक्रमण का आंकड़ा 46 लाख पार कर चुका है और रोजाना जो नए केसेस आ रहे हैं वो अब 1 लाख को छू रहे हैं। तो कोरोना से हमारा पीछा, हमारा पिंड कब छूटेगा, कैसे छूटेगा, ये सबके जहन में सवाल है। और इस सवाल का जवाब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर हैं एम्स के, इनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। डॉक्टर गुलेरिया, सवाल यही, संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये रुकेगा भी, ये पीछा कब छोड़ेगा हमारा? तो संक्रमण रुकने में तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो कई चीजें हैं जिसके कारण ये संक्रमण जो है अभी बढ़े जा रहा है। और हमारे देश में जो हम स्थिति देखें तो जैसे आपने कहा कि 1 लाख के करीब केस रोज हो रहे हैं और कम होने का ये नाम नहीं ले रहे। इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो यही है कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है तो हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो चेंज करके कोविड बिहेवियर फटीग हो गया है। कई लोग थक गए हैं कि अब इतने महीने हो गए हमें अंदर रह रहे हैं, मास्क लगाना पड़ा है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है। और अगर हम बाहर जाएं तो ये देखने में आता है कि ये सब चीजें लोग नहीं कर रहे हैं। सब लोग इकट्ठे मिल रहे हैं, क्राउड्स बन रहे हैं, मास्क लोग नहीं लगा रहे हैं और फिजिकल डिस्टेंसिंग तो कई मार्केट्स में या कई जगह पे बिल्कुल नहीं है। हाँ, बेपरवाह हो गए, हम लापरवाह हो गए, बिल्कुल लापरवाह हो गए। तो इसके कारण जो वायरस है वो तो कहीं गया नहीं है। और हमें ये भी पता है कि अभी हमारे में कोई हर्ड इम्यूनिटी है नहीं। जो आंकड़े आए हैं आईसीएमआर से उसमें भी लगभग सिर्फ 20% लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन है, 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको अभी प्रोटेक्शन नहीं है, इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, तो उनमें इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये जो हम रिसर्जेंस देख रहे हैं, कई जगह पे हम देख रहे हैं केसेस जो कम हो गए थे बढ़ रहे हैं, वो इसके कारण है। आपने एस्ट्राजेनेका की बात की, ऑक्सफोर्ड जो ये वैक्सीन बना रहा है उसका ह्यूमन ट्रायल थोड़े दिनों के लिए रुका है। एक पेशेंट्स ने गंभीर कुछ सिम्टम्स दिखाए, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? वैक्सीन बनने की राह पर था, बात हो रही थी, उम्मीद जाहिर की जा रही थी रादर कि दिसंबर तक कुछ अच्छी खबर आ सकती है, तो इसमें कितनी देरी हो जाएगी सर? तो ये तो अब जैसे जब भी हम ट्रायल करते हैं तो उसमें एक डेटा सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड होता है। वो ये देखता है कि वैक्सीन में कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। अब अगर किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट हो जिसको वैक्सीन लगा है, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि उसको वैसे ही ये बीमारी हो गई और वो वैक्सीन रिलेटेड नहीं है, और दूसरा जो ज्यादा गंभीर चीज है कि ये वैक्सीन के कारण साइड इफेक्ट हुआ है। अगर डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड ये देखता है कि ये जो इसको इन्फेक्शन हुआ है या जो भी बीमारी हुई है इस व्यक्ति को, वो वैक्सीन के कारण नहीं है और वैक्सीन का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ट्रायल एकदम फिर से शुरू हो जाएगी और हम वापस पटरी पे आ जाएंगे। तो मतलब कोई बहुत बड़ा विलंब नहीं होने वाला है। हाँ, अगर ये स्थिति रहती है। और भारत में भी ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे थे सर, इसके भारत में ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे हैं। 3 वैक्सीन के चल रहे हैं। इसका रुका हुआ है क्योंकि जब तक इससे वहां से क्लियरेंस नहीं आएगा तो डीसीजीआई ने अभी रोक के रखा है कि जब तक यूके से परमिशन नहीं आएगी कि ये वैक्सीन सेफ है तो आगे नहीं देना है। लेकिन जो और वैक्सीन है भारत बायोटेक की और जाइडस वाली, उसके ट्रायल अभी भी चल रहे हैं और फेज 2 ट्रायल उसका खत्म होने वाला है। हम आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद यही है कि साल के एंड तक या अर्ली नेक्स्ट ईयर तक ये वैक्सीन जो है मार्केट में आ सकती है। सर, आम आदमी को समझाइए, आम आदमी को बातें समझ नहीं आती। उसको बताया जाता है वैक्सीन बन रहा है, वैक्सीन लेबोरेटरीज में बनता है। लेबोरेटरीज से आम आदमी तक पहुंचने में किन किन चरणों से, फेजेस से एक वैक्सीन गुजरता है सर, और इसमें कितना वक्त लग जाता है? तो अगर हम पुराने टाइम देखें तो एक वैक्सीन में कम से कम 8 से 10 साल लगते थे, और उसमें एक चरण ये होता था जो हम लैब डेटा कहते हैं कि आप वैक्सीन बनाना चाहते हो, एक आउटब्रेक हुआ है, आप पहले लैब में उस वायरस को या उस कीटाणु को स्टडी करोगे और उसकी देखोगे कि इसमें क्या पार्ट है जिससे बॉडी की इम्यूनिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। उस टाइप की एक वैक्सीन लैब में बनेगी। फिर आप वो एनिमल स्टडीज करोगे कि वो आप एनिमल्स में देखोगे कि ये वैक्सीन उनमें इम्यूनिटी करती है और उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। जब आपका एनिमल डेटा आ जाएगा फिर आप ह्यूमन ट्रायल्स में जाओगे, और ह्यूमन ट्रायल्स में फेज 1, फेज 2, फेज 3 और एक पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल होता है फेज 4। फेज 1 में हम यही देखते हैं कि इसमें क्या डोज ह्यूमंस को चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस में आपको डोज देखना पड़ेगा, आइडियल डोज कितना है जिससे इम्यूनिटी बनती है और वैक्सीन जो है ये सेफ है या नहीं।
तो ये आप फेज 1 और फेज 2 में देखते हो, सेफ्टी डेटा, इम्यूनोजेनिसिटी डेटा, और डोज, एक डोज चाहिए, 2 डोज चाहिए। कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसमें हमें 2 डोज देने पड़ेंगे, और कुछ वैक्सीन जो कोविड की बन रही हैं उसमें भी ऐसा लग रहा है कि शायद 1 महीने के अंतर में हमें 2 दफा इंजेक्शन देना पड़ेगा, तब जाके अच्छी इम्यूनिटी आएगी। तो कितना डोज चाहिए, कितना मात्रा में वो कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, और कितनी दफा वो वैक्सीन शुरू में लगनी चाहिए जिससे अच्छी इम्यूनिटी आए। फिर उसके बाद हमें ये देखना है फेज 3 में कि अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दें जो, और वो फिर एक्सपोज हो इन्फेक्शन से, तो कितना उनको प्रोटेक्शन मिलता है। सबसे ज़्यादा टेस्ट तो वही है, मुझे वैक्सीन लगा और फिर मैं ऐसी जगह में गया जहाँ पे कोविड फैला हुआ है और मुझे कितनी प्रोटेक्शन हुई, मुझे कोविड नहीं हुआ, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि हाँ, ये वैक्सीन कामयाब है, मुझे इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ये फेज 3 ट्रायल है और ये अब चल रहा है, जो हम ये सब जगह चल रहा है सर। ये ऑक्सफोर्ड का हमने जिक्र किया, भारत में वैक्सीन हो रहा है, चल रहा है, भारत में चल रहा है, ब्राजील में चल रहा है, कई देशों में चल रहा है जहां पे अभी कोरोना का काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं देशों में कर सकते हैं जहां पे केसेस ज्यादा हैं, तभी आप एक्सपोजर होगा। जहां पे केसेस नहीं है वहां पे तो ये ट्रायल फेज 3 करना में बहुत टाइम लगेगा। तो हमने वो स्पुतनिक 5 की भी बात सुनी सर कि रूस में पिछले महीने कि हमने वैक्सीन बना लिया है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली वैक्सीन, पहली एंटीडोट अपनी बेटी को ही लगा दी। वो स्पुतनिक 5 कौन सी स्टेज पर पहुंचा है? थोड़ा सा वो चीन से भी खबरें आ रही हैं कि हम वैक्सीन बना रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं, पर इन्हें शक की निगाह से देखा जा रहा है। इसको थोड़ा समझाइए सर। तो स्पुतनिक 5 जो वैक्सीन है जो रशिया ने बनाई है, इन्होंने भी इसमें फेज 1 और फेज 2 ट्रायल किए हैं, और फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में इन्होंने जो अपने कम लोगों में किए हैं, 70 से 80 लोगों में जो इंजेक्शन दिए हैं, उन्होंने डेटा में ये देखा है और ये पब्लिश भी हुआ है कि जो वैक्सीन है वो सेफ है, बड़े माइल्ड से उसके साइड इफेक्ट होते हैं और उससे भी इम्यून रिएक्शन बनता है बॉडी में, जिससे कुछ हद तक प्रोटेक्शन है। अब इसकी अगले स्टेज की जो स्टडी है, फेज 3 ट्रायल, वो ये चाह रहे हैं कि और देशों में हो, भारत भी इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा है। ये भी हो सकता है कि जो स्पुतनिक की वैक्सीन की फेज 3 ट्रायल है वो भारत में हो, फिर हम देख पाएंगे कि वो कितनी कामयाब है। अब जब हमारे पास इतनी वैक्सीन की ट्रायल हो रही है तो एक सवाल ये भी आएगा कि इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है। मैं वही पूछने वाला था सर। और सब लोगों को क्या एक ही वैक्सीन लगनी चाहिए या अलग अलग वैक्सीन अलग अलग लोगों को लग सकती है? हाँ। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास 3 वैक्सीन है, एक ग्रुप को हम ए वैक्सीन दें, दूसरी को बी दें और तीसरी को सी दें, लेकिन ये भी कुछ सवाल आएगा कि ए बी सी में से सबसे बेहतर कौन सी है। बिल्कुल, तो मैं सबसे बेहतर वैक्सीन लगवाना चाहूंगा खुद को, अपने बेटे को या अपनी वाइफ, अपने पेरेंट्स को। बिल्कुल, तो ये भी आगे जाके ही जब ये डेटा आगे आएगा फेज 3 स्टडीज का, तो हमें पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा इम्यूनिटी देती है और कौन सी वैक्सीन का इम्यूनिटी जो है वो सबसे ज्यादा लंबे टाइम रहता है और कौन सी सबसे सेफ है। अभी हम ये नहीं कह सकते। तो ये कई वैक्सीन हैं और ये तो हम अब तो अपनी भारत की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे दुनिया में देखें तो बहुत ज्यादा वैक्सीन हैं, 100 के करीब हैं, 30 से ज्यादा तो फेज 3 ट्रायल में आ गई हैं। तो इनमें से फिर बाद में यही सवाल आएगा कि इनमें से कौन सी बेस्ट है, कौन सी एफिकेशियस और कौन सी फ्रीली अवेलेबल है। कॉस्ट का भी एक इशू इसमें आ जाएगा। बिल्कुल आएगा सर। और ये म्यूटेट भी कर रहा है वायरस। अब एक ही वैक्सीन सबके लिए काम हो जाएगा? वायरस अगर म्यूटेट कर रहा है तो कुछ और काम भी करना पड़ेगा क्या? तो वायरस में कुछ म्यूटेशन देखी गई हैं। एक जो हम कहते हैं D614G, यानी कि उसका एक 614 एरिया में उसका D2G म्यूटेशन है। ये कई जगह रिपोर्ट किया गया कि अब ये जो म्यूटेटेड वायरस ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन इसमें जो डेटा आया है उसमें ये देखा गया है कि अभी भी जो वैक्सीन बन रही है वो इसके अगेंस्ट इफेक्टिव है और इस म्यूटेशन के कारण वैक्सीन एफिकेसी पे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी बात सही है कि बाद में अगर वायरस में कोई मेजर म्यूटेशन चेंज आ गया तो उससे वैक्सीन की एफिकेसी में फर्क पड़ सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा चेंज आया नहीं। तो उम्मीद यही है कि ये वायरस इतना रैपिडली म्यूटेट नहीं करेगा और इतना वैक्सीन फिर से नए सिरे से बनाने की जरूरत शायद ना पड़े। मैं क्रिस्टल बॉल गेजिंग थोड़ा सा आपको करने की कहूंगा। आप भविष्यवक्ता तो नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, इन्फॉर्म्ड गेस क्या होगी सर आपकी कि वैक्सीन कब तक आ जाएगी और कॉस्ट कितनी होगी? तो मेरा ये मानना है कि वैक्सीन जो है अर्ली नेक्स्ट ईयर तक आनी चाहिए और कॉस्ट जो है इसकी कम होगी, मे बी $1 या $2 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होने वाला है। कई वैक्सीन ऐसी होती है कि बहुत कम लोगों में के लिए उनको दिया जाता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन हम यहाँ करोड़ों डोजेस की बात कर रहे हैं। तो जब भी आपका नंबर ज़्यादा होता है कॉस्ट एकदम कम हो जाता है।
तो इसलिए कॉस्ट शायद इसकी इतनी ज्यादा नहीं होगी, लेकिन मतलब 70-75 रुपए से 150 रुपए तक। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरे एक सहयोगी रहे हैं, मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, वो 14 दिन से कोरोना पॉजिटिव हैं और वो कंप्लीटली एसिम्टोमेटिक हैं, कोई भी एक भी लक्षण नहीं, खांसी जुकाम बुखार, कोई गले में दर्द, कुछ भी नहीं। ये कैसे होता है? मतलब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से लोग घूम रहे हैं इस वक्त, वो दरअसल कोरोना पॉजिटिव हैं पर क्योंकि कोई लक्षण नहीं है वो टेस्ट भी नहीं करा रहे। बिल्कुल, तो हम ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट कई लोग मानते हैं कि 20 से 40% जो लोग हैं वो एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं और कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चैलेंज इस वायरस ने यही हम पे डाला है। अगर सब लोगों जिनको कोविड है उनको लक्षण होते तो हम एकदम उनको आइसोलेट कर पाते, उनको हम इन्फेक्शन को फैलने से रोक पाते। दो चीजें जो ये वायरस करता है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, एक तो ये है कि कई लोगों में ये आपके नाक और गले में आ जाता है और वहां से आप औरों को इन्फेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए आप एसिम्टोमेटिक या मिनिमल सिम्टम्स होते हैं। तो ये जो बीच में बात चली थी सर कि एसिम्टोमेटिक लोग दूसरे को संक्रमित नहीं कर सकते, वो कोरी गप है, कोरी बकवास है। एसिम्टोमेटिक आदमी भी दे सकता है आपको वायरस। हाँ बिल्कुल, आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि जो सिम्टोमेटिक है, जो बहुत खांस रहा है, छींक रहा है, उसके इन्फेक्शन और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करने के चांसेस हैं अगर हम कंपेयर करें कि जिसको कोई सिम्टम नहीं है। लेकिन अगर आपके नाक और गले में वायरस है और आप बोल रहे हैं या जोर से बात करते हैं या किसी से लड़ते हैं, तो आपका जो वायरस गले में है वो भी काफी दूर तक जा सकता है और आप इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलेरिया, आपने वक्त निकाला और बहुत सारी बातें बिल्कुल सीधी सादी सरल भाषा में समझाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।